मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हाय, मैं विभास शाह आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ भारतीय आधुनिक इतिहास को लेकर। कल हम लोगों ने एक पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने समझा था कैसी तभी परिस्थिति थी कि यूरोपीय भारत आने के लिए विवश हुए। हम लोगों ने विश्व इतिहास के भी बारे में समझा था। आशा करता हूं कि आप लोग उसे समझ पाए होंगे और उसका रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें ताकि मैं आपके समस्या को समझ पाऊं और उसका सही से समाधान दे पाऊं। आज मैं आप लोगों को इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यूरोपियों के आगमन में पुर्तगालियों के बारे में बताने जा रहा हूं। पुर्तगाली एक व्यापारिक कंपनी थी जो सर्वप्रथम भारत आए थे। उन्होंने मसाला के व्यापार पर बल दिया और साथ ही साथ मसाला व्यापार करते करते आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर व्यापार करने के लिए दिया जाए तो उसे व्यापार करने के साथ साथ उसे किसी स्थान की भी आवश्यकता होती है। तो उसी स्थान को ये दुर्ग या फैक्ट्री कही जाती थी। और ये दुर्ग और फैक्ट्री आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं। लेकिन उस समय पे ये सिर्फ एक वेयर हाउस होती थी, एक गोदाम होते थे। तो आप आज ये समझ गए होंगे कि तभी जो दुर्ग होते थे, फैक्ट्रियाँ होती थी, उनकी प्रकृति क्या होती थी। वे लोग इस दुर्ग और फैक्ट्री में सामान रखने के साथ साथ इनके अधिकारी भी उपस्थित रहते थे ताकि वो व्यापार का अच्छे से संचालन कर पाए। वो आने जाने वाले जो भी व्यापारी थे उनका यहाँ पे ठहरना होता था। आगे चलकर यही दुर्ग का आकार काफ़ी बड़ा हो गया जिससे कि व्यापारिक कंपनी अपना संचालन भी काफ़ी बड़े स्तर पर कर पाई। आगे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को हमने बताया था, कल जिक्र किया था कि भारत आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा थे। सभी लड़के गलतियां क्या करते हैं, वास्को डी गामा नहीं, वास्को डी गामा नहीं है, वास्को द गामा है। तो वो सर्वप्रथम आप यहां देख रहे हैं कि ये भारत है, ये भारत का मालावर तट है और ये भारत का कोरोमंडल तट है। यहां पर डच आए थे, लेकिन यहां पर आपका सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और इसी मालावर तट में कालीकट नाम का एक स्थान है। यहीं के शासक जमोरिन हुए करते थे, यह हिंदू शासक थे। एक आश्चर्य वाली बात है कि इस समय पे अरब व्यापारी यहां पर उपस्थित थे। वो यहाँ पर यूरोपियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बोले, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी मंशा को व्यक्त किया कि हम व्यापार करने के लिए नए मार्ग का खोज किए हैं और हम व्यापार करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने सोचा अगर इसे यहाँ पर व्यापार करने दे दिया जाए तो अंततः घाटा अपना ही होगा। तो उसे यहाँ से मारकर भगाना भी चाहे, उसे खदेड़ा भी। लेकिन जो तभी यहाँ के शासक जमोरिन थे उन्होंने वास्को डी गामा को संरक्षण दिया। वो फिर यहाँ से मसाला लेकर यूरोप लौटे। और आपको मैंने कल बताया था, आपको एक टर्म याद है, वो मसाला 60 गुना कीमत पर बिकी थी। आगे आप देख रहे हैं कि वो वास्को डी गामा तभी चले गए। वो फिर 1502 में कई पुर्तगाली अधिकारियों के साथ लगभग तभी लोग 1000 की संख्या में आए थे। तो वो 1502 में फिर भारत पहुंचे और 1503 में उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना, जो कि फैक्ट्री की स्थापना सर्वप्रथम उन्होंने कोचिन में की। कोचिन केरल का स्थान है और उनकी स्थापना 1503 में की गई थी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है कि पुर्तगाली कंपनी की यहाँ पर व्यापारिक कंपनी की सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचिन में हुई थी। आप इन सारे जितने भी टर्म हैं उसे कॉपी में नोट डाउन कर ले
ताकि आपको समझने में काफ़ी आसान हो और आप इसका अच्छे से रिवीजन कर पाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर कालीकट तट से उन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तार किया। आगे देखते हैं कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा थे। फ्रांसिस डी अल्मीडा, तो ये जो व्यापारिक थे, ये अपने क्षेत्र के विस्तार करने में काफ़ी बल दिया। इन्होंने मसाला व्यापार पर ही अधिकतम बल दिया। इसके समय पे जो आपके पुर्तगाली सरकार थे वो आदेश दिए कि तुम यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाओ। इसके तहत कहा गया था कि हिंद महासागर में जितने भी व्यापारिक क्षेत्र हैं और जितने भी नाव हो गए या व्यापारिक आपके पोत हो गए, तो उन पर तुम्हें नियंत्रण भी रखना है। आगे चलकर दूसरे गवर्नर, आपने नाम सुना होगा, अल्बुकर्क आए। अल्बुकर्क को यहाँ पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपको पता है क्यों? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। वो यहाँ पर जो पुर्तगाली पुरुष थे और पुर्तगाली की संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय स्त्री के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। और आप जानते ही हैं, अगर वो भारतीय स्त्री से विवाह करेगा तो उसके जो स्त्री के जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी यहाँ की लेडीज होगी, उसके जो माता पिता होंगे, उसके परिवार वाले होंगे, वो उनका जो दामाद होगा उनका समर्थन ही करेंगे। इस वजह से उसको सांस्कृतिक तौर पर एक समर्थन भी मिली। आगे हम लोग देखते हैं कि आपका ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के बारे में हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली तभी क्या कर राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह ब्रिटिश राजकुमार के साथ चार्ल्स सेकंड के साथ कर दिया गया। अब ब्रिटिश राजकुमारी की क्या नाम है? कैथरीन। कैथरीन का विवाह कर दिया। आप जान रहे हैं कि तभी भी उस टाइम में भी दहेज का माहौल था। अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बेटे को किसी साम्राज्य के साथ, किसी ब्रिटिश के साथ या किसी के साथ विवाह कर दी जाती थी, ताकि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अपना व्यापार भी अच्छे से हो सके। आज भी आप कहीं कहीं बिंदु पर देख सकते हैं। खैर, तो इन्होंने ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड ने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिश कंपनी को 1668 में अपना जो वो से बम्बई दिया गया था, इस बम्बई को 1668 ईस्वी पे ये ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि यहाँ पर है ना, आप देख रहे होंगे कि पुर्तगाली जो थे वो कार्टिज आर्मेडा काफिया पद्धति पर बल दिए। ये कार्टिज आर्मेडा काफिया पद्धति क्या है कि जो भी समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे उसे पुर्तगाली से परमिट लेनी होती थी। अगर वो परमिट नहीं लेते थे तो उनके जहाज के साथ लूटपाट किया जाता था। उनका यह तर्क होता था कि जो कोई मेरा परमिट नहीं लिया है वो जरूर से जरूर गोला बारूद या अन्य कोई आतंकी वस्तुएं लेकर यहाँ पर आ रहा होगा, जिससे हमें खतरा है। और इसी वजह से उनका जहाज को लूट लिया जाता था। आपको पता है कि इस टाइम में जो अकबर थे वो भी समुद्री यात्रा करने के लिए पुर्तगाली से परमिट लिए थे। आप सोच ही सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी मजबूत थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्होंने जो पुर्तगाली थे उन्होंने ईसाईकरण पर बल दिया। वो क्या कहते हैं ना, फादर को बुलाएं। उन्होंने कई मिशनरीज की स्थापना करी और वो ईसाईकरण पर बस उसे है ना, ये प्रचार प्रसार नहीं करते थे, वो उसे दबाव डालकर ईसाईकरण बोलते थे कि अपना धर्मांतरण करो और ईसाई में तुम अपना परिवर्तन कर लो। तो आगे देखते हैं हम लोग कि पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा। क्या आप जानते हैं पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा? इन्होंने सर्वप्रथम गॉथिक शैली, ये जानते हैं, इसे कहते हैं गॉथिक शैली। एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये होती है गॉथिक शैली।
ये भवन निर्माण करने की शैली है। तो भारत में सर्वप्रथम गौथिक शैली के द्वारा उन्होंने भवन निर्माण करने का प्रचलन किया। साथ ही साथ केरल में सबसे पहले गिरजाघर का निर्माण किया। आपके लिए भी एग्जाम का फैक्ट क्वेश्चन है कि केरल में सर्वप्रथम गिरजाघर का निर्माण किसने किया? वो पुर्तगाली थे। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों ने किया। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर तंबाकू का प्रचलन किया, जिसकी भारत में भी मांग बढ़ी। आप आज देख ही रहे हैं कि तंबाकू की क्या स्थिति है यहाँ पर। तो उसे तंबाकू का मतलब तंबाकू का कौन ये हो गए? वो पुर्तगाली हो गए। कि भारत में सबसे पहले किसने प्रचलन किया? वो पुर्तगाली थे। अब हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे। पुर्तगाली के पतन के सबसे बड़े कारण थे कि वो यहाँ पर ईसाईकरण पर बल दे रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने, आपने देखा कि कार्टिज अरमेडा पद्धति के कारण काफ़ी लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। वो किसी का कुछ समझते ही नहीं थे। इसी वजह से और इसी समय पे आपके डच कंपनी और अंग्रेज जो कि ब्रिटिश कंपनी थे, वो भारत आए हुए थे। तो ये सब कारण से यहाँ पर लोग इनका समर्थन करना बंद कर दिए, और साथ ही साथ में इसका पतन हो गया। खैर, तो आप लोग पुर्तगाली तो समझ ही चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने मैं डच कंपनी के बाद अब हम लोग डच कंपनी के बारे में देखेंगे। यह वह दूसरी कंपनी थी जिन्होंने भारत की ओर अपना व्यापार के लिए रुख किया। ये कंपनी की स्थापना हॉलैंड में 1602 ईस्वी में हुई थी। मैं इस कंपनी के बारे में बता दूं कि इस कंपनी पर सारा का सारा नियंत्रण सरकार की होती थी। अगर कंपनी किसी से युद्ध करती, अगर कंपनी किसी के साथ संधि करती, तो उसे सर्वप्रथम अपने सरकार से आदेश लेनी होती थी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जब किसी भी कंपनी के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना निर्णय लेने की क्षमता ना हो, तो उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है जो स्वतंत्र व्यक्ति की तुलना में। तो इसकी भी स्थिति यही रही कि इस पर सारा का सारा नियंत्रण सरकार का होता था, और तभी 17 मंडल की कमेटी बनाई गई थी। 17 व्यक्तियों की एक मंडल बनाई गई थी, और वे भारत पे पहुंचे थे। आप देखेंगे कि ये कंपनी, आपने पुर्तगाली के बारे में देखा कि वो मसाला के व्यापार पर ज़्यादा बल दे रहे थे। ये व्यापारी मसाला पर भी बल दिए स्टार्टिंग में, लेकिन ये फिर भारत में कपड़ों के निर्यात पर उन्होंने काफ़ी बल दिया। अगर भारत में पूछा जाए कि कपड़ों के निर्यात पर किन्होंने बल दिया, तो वो यहाँ पर डच थे। वो इसके वास्तविक जो है ना स्थापित करता माने जाते हैं कि एक भारत को कपड़ों का व्यापारिक केंद्र को बनाने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। हम देखेंगे कि उसने व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित की। तो इन्होंने भारत में तो व्यापार की, लेकिन ये आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, जो कि बंगाल की खाड़ी के इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, और ये कोरोमंडल तट है। आप जानते हैं कि इसी के इस साइड आप मानेंगे कि ये यहाँ पर कोरोमंडल तट है, और यहीं पे इंडोनेशिया नामक स्थान है। यहाँ पे वाटविया नामक स्थान पे आप नोट डाउन कर लेंगे, वाटविया नामक स्थान में इन्होंने अपनी मुख्यालय बनाई। और अगर वो यहाँ पर मुख्यालय बनाएंगे तो ये अपना व्यापारिक केंद्र भी तो यहीं पे बनाएंगे। इस कारण से भारत में उन्होंने व्यापारिक केंद्र 1605 ईस्वी में भारत के मसूलीपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर उन्होंने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। हम लोग फिर देखेंगे कि वो ज़्यादा दिन यहाँ पर व्यापार में नहीं टिक पाए, उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि उन पर सरकार का नियंत्रण था। इस कारण से वो अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ, और वो बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों से काफ़ी हार के। ये बेदारा का युद्ध शायद आपका, मैं डेट कंफर्म नहीं हूँ,
शायद आपका 1759 में हुआ था। मैं एक बारी देख लेता हूँ। फिर इसके बाद अब हम लोग ये तो हो गई हमारा। अब इसके बाद हम लोग ब्रिटिश कंपनी को देखेंगे कि कैसे वो भारत आए और कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करें। डच के बाद हम लोग ब्रिटिश कंपनी को देखेंगे कि कैसे वो भारत आए और कैसे अपने व्यापारिक क्षेत्र का उन्होंने विस्तार किया, कैसे उन्होंने अपनी कूटनीतिक नीति को अपनाकर सभी शासकों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किए, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये सब तो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ उसका व्यापारिक केंद्र की स्थापना और उन्होंने कैसे बंगाल में फर्रुखसियर नाम के तभी शासक थे, उनसे उन्होंने कैसे व्यापारिक जो शाही प्रमाण पत्र हैं उन्होंने वो प्राप्त किए थे। तो वो सब हम लोग देखेंगे अभी। तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम आप कहेंगे कि 1558 ईस्वी में उन्होंने व्यापारिक संगठन की स्थापना करके और उन्होंने अपनी नौसैनिक की स्थापना करके उन्होंने पूर्व की ओर अपना रुख अपनाया। आगे देखते हैं 1559 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में वो उन्होंने व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सर्वप्रथम तभी जो एलिजाबेथ थी आपके ब्रिटेन की तभी महारानी थी, सॉरी इंग्लैंड की वो महारानी थी, और वो उन्होंने 15 साल का उन्हें व्यापारिक एकाधिकार प्रमाण पत्र दिया था। आगे चलकर जब उनकी अच्छी स्थिति हो गई थी तो आप ये देखेंगे कि जो जेम्स फर्स्ट थे, इन्होंने 1609 ईस्वी में अंग्रेजों को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। आप ये भी समझेंगे यहाँ पर कि किसी भी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार क्यों प्रदान किया जाता था। खैर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्यापार करने अगर एक कंपनी से ज़्यादा, एक संगठन से ज़्यादा दूसरे कंपनी आते तो वहाँ उन दोनों में प्रतिस्पर्धा होती। अंततः क्या होता कि प्रतिस्पर्धा में अंततः तो कस्टमर को फायदा होती है। तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण जो वहाँ की सरकार थे उसे भी अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए किसी एक गठन को, किसी एक संस्था को, किसी एक कंपनी को ही व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाता था। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि जब 1833 का आपका ये जो भी ब्रिटिश ने नीतियाँ अपनाई थी उसमें मुक्त व्यापार की नीति उन्होंने अपनाया, वो भी देखेंगे उसके क्या कारण थे। खैर यहाँ पे समझते थे। तो क्या इस व्यापारिक एकाधिकार को प्रदान करने के बाद उनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी? जी हाँ, वो तो अपने देश के लोगों को रोक सकते थे, लेकिन अलग देश के व्यापारी को कैसे कोई रोक सकता है। इस कारण से आप लोग देखें कि पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, आगे डेनिश आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। तो इन सभी के बीच में ना प्रतिस्पर्धा होती है। हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम जो कैप्टन हॉकिंस थे वो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार पर गए। तो जहांगीर ने तभी उसे व्यापारिक प्रमाण पत्र नहीं दिया, वो उनसे जो थे ना कंपनी का जो भी दुर्ग का फैक्ट्री का स्थापना करने के लिए वो उसके लिए अनुमति मांगने के लिए गए थे, लेकिन वो उस टाइम पे उन्होंने अनुमति नहीं दी। वो जब लगभग 1611 ईस्वी की बात है, इस समय पे अंग्रेज ने पुर्तगाली जहाज को एक है ना मार गिराया था, उसे हटा दिया था। इससे ना वो जहांगीर खुश होकर उसे 1613 में सूरत में व्यापारिक कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर ली थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो ब्रिटिश थे उन्होंने व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब की थी, वो 1611 ईस्वी में करी थी। फिर उन्होंने सूरत में व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि जो बंगाल के सूबेदार थे, अजी मुसान थे, इन्होंने अंग्रेजों को 3 जगह की
जो थे ना 3 जगह उन्होंने प्रदान किए, जिसमें गोविंदपुर, सूतानीति, कोलकाता था। ये तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो जॉब चार्नक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, वो फोर्ट विलियम का नाम सुना होगा आपने, फोर्ट विलियम जिसे हम कोलकाता कहते हैं, उसका उन्होंने निर्माण किया। आगे चलकर इसी फोर्ट विलियम का निर्माण करने के कारण आप जो कहेंगे कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई, उसमें फिर ब्लैक होल की घटना घटेगी, वो सब मैं आपको बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ये आपका मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर थे, उन्होंने एक शाही प्रमाण पत्र जारी करी। उस शाही प्रमाण पत्र के बदले में 10,000 सालाना के बदले में आपका पूरे जो बंबई क्षेत्र थे वो उसे करमुक्त कर दिया गया। उसका जो मद्रास के क्षेत्र में उनकी जो अपनी सिक्का उन्होंने वो चलाते थे अंग्रेज, वो उसकी अनुमति दे दी गई। और बंगाल में 3,000 रुपये सालाना के बदले उसे बंगाल में करमुक्त व्यापार करने के लिए उसे अनुमति दे दी गई। तो आप यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे अंग्रेज अपना फायदा उठाते हुए सभी मुगल सम्राट जो थे, मुगल सूबेदार थे, उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर यही नियंत्रण आगे चलकर कैसे वो कंपनी की सत्ता, तो कंपनी तो आ गए थे आपका 1608 में, इसके पास हॉकिंस आपका जहांगीर के पास आ गए थे। लेकिन हम लोग देखेंगे 1765 ईस्वी में जब आपका प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध वगैरह होती है, तब कंपनी सीधा का सीधा प्रत्यक्ष तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में वो अपना कदम रखते हैं। तो हम लोग वो आगे देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इसका आगमन पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डेनिश कंपनी की ओर। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में डेनमार्क में हुई थी और यह कंपनी अपना सबसे पहले व्यापारिक केंद्र ट्रंकोबार, जो कि तमिलनाडु नामक एक जगह स्थान है, वहां पे उन्होंने 1621 में किया। डेट आप हमेशा याद रखें, उसे नोट डाउन कर ले। मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। खैर आप ले लिए होंगे। इनकी स्थिति आप देखेंगे, डेनिश की स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी और ये व्यापार करने में, क्योंकि यहाँ तो बड़ी बड़ी सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई थी, अंग्रेज जैसे थे, डच थे तभी और पुर्तगाली थे तभी, तो इस टाइम पे इनकी स्थिति मजबूत नहीं हो पाई थी। तो ये क्या किए, ये अपने सारे व्यापारिक केंद्र को ब्रिटिश के हाथों बेच दिया। तो आगे हम लोग ये तो अब हम लोग क्या क्या कर लिए, पुर्तगाली कर लिए, डच कर लिए, ब्रिटिश कर लिए, डेनिश कर लिए। अब लास्ट हमारा बचता है वो फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी में हम लोग देखेंगे कि उनकी कैसे कैसे स्थापना हुई। वो दोनों सत्ता तो उनकी भी सत्ता और ब्रिटिश की भी सत्ता दोनों की मजबूत थी। दोनों में कैसे कैसे संघर्ष हुए। खैर अभी तो हम लोग इनकी आगमन की ही बात करेंगे, तो हम लोग शॉर्ट में ही ले चलेंगे। और इसे बताने के लिए तो मैं बताऊं कि अगर इसे मैं 5 घंटे भी बता दूं तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन इम्पोर्टेंस है कि एग्जाम के पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ाई करने हैं और उसके आधार पर आपको इतनी ही जानकारी सफिशिएंट होगी। खैर मैं आगे चलते हुए आपको अब फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बताऊंगा। ब्रिटिश और डेनिश कंपनी को देखने के बाद अब हम लोग फ्रांसीसी कंपनी को देखेंगे। यह भारत में आने वाली अंतिम कंपनी थी। इसकी स्थापना के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। यह फ्रांस की कंपनियां थी और ये यूरोप की महाशक्तियों में गिनी जाती थी। उस समय में ब्रिटिश भी महाशक्ति थी और फ्रांस भी थे। तो ये जब भारत आए तो तभी यहाँ के फ्रांस के सम्राट लुई 14 थे, उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। और तभी जो वित्त मंत्री थे वहाँ के, जो कोलबर्ट के नाम से जाने जाते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसकी स्थापना पे। हम कहेंगे कि सबसे मुख्य आदमी कौन था, वो कोलबर्ट था। कोलबर्ट ही इसके सलाहकार थे। हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनी थी, इसकी जो हम कंपनी की प्रकृति देखेंगे, जैसे ये कंपनियां जो थी ये सरकार के नियंत्रण से संचालित होती थी।
जो भी निर्णय लेने होते थे, युद्ध करने होते थे या संधियां करनी होती थी, वो सरकार के निर्णय के साथ ही करनी होती थी और कंपनी के सारे खर्च को सरकार उठाते थे। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने आपके समक्ष एक शेयर करा कि जो व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर नहीं होंगे, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण रहेगा, वो स्वतंत्र नहीं होंगे, तो वो अच्छे से निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। और जो व्यक्ति स्वतंत्र होंगे उसकी निर्णय क्षमता उसकी तुलना में अधिक होगी और वो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। हम यह चीज़ फ्रांस और ब्रिटिश के जो भी अंतर है ना, उस पर समझेंगे कि इसका जो युद्ध हुआ अंग्रेज के साथ में, जो कर्नाटक युद्ध हुए, उसमें कैसे इसकी हार हुई, वहां पर हम लोग देखेंगे। जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापना करी। जो फ्रांसीसी गवर्नर सबसे पहले डुप्ले थे, ये काफ़ी अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, ये रणनीतिकार थे। इसी की वजह से आपका जो 3 कर्नाटक युद्ध में इसने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। तभी एक अच्छे कूटनीतिज्ञकार क्लाइव होते थे इसके टाइम पर। तो ये क्लाइव को भी है ना, क्लाइव है ना, इससे प्रेरणा लेते थे। आइए मैं बताता हूँ वो प्रेरणा का कारण क्या थे। ये सरकारी नियंत्रण जो भी थे वो देसी रियासत पर डुप्ले हस्तक्षेप करके उससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति करते थे। इसी को आगे चलकर क्लाइव ने बंगाल के संदर्भ में लागू किया था। इसी को आगे देखते हुए वेलेजली, आपने नाम सुना होगा, जो कि बंगाल में सहायक संधि प्रणाली लगाया था। ठीक है, तो वो भी डुप्ले से ही प्रेरणा लिए थे कि कैसे अपने क्या करने की सैनिक को ब्रिटिश के खर्च पर तैयार कर लो, बस सहायता देने का बस एक ढोंग रचाओ और उनसे फायदा कमा लो। ये सब हम लोग फिर सहायक संधि प्रणाली में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी के आखिर पराजय के क्या कारण थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, उसके सारे खर्च सरकार उठाते थे, उस पर को खुद का नियंत्रण नहीं था। इसके वजह से वो अंग्रेज से कम शक्तिशाली हो पा रहे थे और उसमें जो अधिकारी होते थे उस पर सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। और आप ये देखेंगे कि ब्रिटिश आपका ये है ना, ब्रिटिश है ना, बंगाल के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। आप यहाँ समझेंगे कि बंगाल के क्षेत्र में सभी कुछ देसी रियासत थी, यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था कायम थी, यहाँ पे उनके देसी रियासत के सैनिक उपस्थित थे और ये तो आपका सूरत पे आए थे जो फ्रांसीसी थे, तो इसके पास संसाधन का अभाव था, इसके पास संसाधन काफ़ी ज़्यादा थी। इस कारण से वो जो थी ब्रिटिश से पराजित हो गए। तो आगे हम लोग चलते हैं कि इन दोनों के बीच में कर्नाटक युद्ध भी, कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे। कर्नाटक युद्ध के कारण को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो फ्रांसीसी शक्ति थी ये भी काफ़ी ताकतवर शक्ति थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश थी, ये भी काफ़ी ताकतवर थी और व्यापार करने का स्थान मात्र एक भारत था। तो ये भी अपना फायदा के लिए सोच रहे थे, ये भी अपना फायदा के लिए सोच रहे थे, ये भी अपने साथ ये क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, ये भी चाह रहे थे कि जो देसी रियासत हैं, जो वहाँ के शासक हैं, वो हमारे नियंत्रण में रहे तो वो हमारे लिए लाभ का काम करेंगे। तो ये दोनों में वर्चस्व की लड़ाई हो गई। और आप जानते हैं कि जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो आपको मैं कर्नाटक युद्ध में समझाऊंगा कि कैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आप वहां पर समझेंगे। तो मैं कर्नाटक युद्ध के बारे में आपके सामने कल ये चैप्टर को लेकर आऊंगा, क्योंकि कर्नाटक युद्ध को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लोग ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि जब कर्नाटक हिंदुस्तान में है तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में कैसे युद्ध हुआ। तो ये भूमंडलीकरण का दौर था इस टाइम में, मैं उसमें आपको समझाऊंगा तो आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। खैर
आज हम लोग अपना टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी, आप फिर से एक बार वीडियो देखें और फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो एक रास्ता है, आप हमारे पास कमेंट करें, मैं आपके सवालों का बखूबी जवाब दूंगा। इसी के साथ आज मैं अपना ये टॉपिक को विराम देता हूं और कल हम लोग कर्नाटक के युद्ध को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं आपसे एक विनम्र आवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, इसका लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष और भी अगली टॉपिक को आगे से जल्द बढ़ा पाऊं और कोई नया सब्जेक्ट को जल्द से जल्द मैं भी तैयार करने के लिए सोच रहा हूं। उसके लिए मैं बातें चल रही हैं, तो आप जब तक सहयोग नहीं देंगे तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यही बंद करता हूं। धन्यवाद।